ओके जी, आपको मुझे बोर्ड पे फोकस चाहिए। जो अगला टॉपिक हम ट्रांसपोर्टेशन में कल हमने ब्लड तक का कर लिया था पोर्शन। द नेक्स्ट पार्ट इज रिगार्डिंग हार्ट मस्कुलर टिश्यू, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, हार्ट से रिलेटेड बात एमसीक्यूज में कुछ करवा लेता हूँ, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट। जस्ट कंसीडर हार्ट एज अ बॉक्स हाइपोथेटिकली एंड वी विल डिवाइड इनटू 4 चैम्बर्स। अब बोर्ड पे बुक्स वगैरह छोड़ दो, इधर फोकस कर लो जरा 1 मिनट के लिए, समझ लो इसको। 4 चैम्बर में डिवाइड कर रहा हूँ इसको। चलो आपके अकॉर्डिंग बात कर लेते हूँ, जैसे आप बैठे हुए हैं। तो जैसे आप बैठे हैं, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये कौन सी है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड पे जो चैम्बर है उनके नाम है, जो ऊपर वाला है राइट एट्रियम और जो नीचे वाला है राइट वेंट्रिकल। ऑन द लेफ्ट साइड सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगली इंपॉर्टेंट बात, there is no connection between right atrium and left atrium directly because of this thing in the center which is called as interatrial septum. आसान नाम है, एट्रिया के दरमियान का सेप्टम, सेप्टम इज द वॉल, और नाम क्या है? इंटरएट्रियल। सिमिलरली देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। मैं एडल्ट ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूं, एडल्ट ह्यूमन हार्ट। इसका नाम क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। Interatrial septum and interventricular septum do not allow any blood to go and forth between the atriums and the ventricle, आपस में नहीं करते हैं। But there is always a connection between a right atrium and right ventricle, left atrium and left ventricle. When the right atrium and right ventricle के दरमियान में मैं रिमूव कर रहा हूं और यहां पे मैं एक वॉल बना रहा हूं, just like this. Similarly, on the left side, there is one connection, one pathway from where the blood can move from the left atrium to the left ventricle. There is also valve. This valve on the right side is called as tricuspid valve, and this valve on the left side is called as bicuspid valve. सिंपल चीजें चल रही हैं अभी, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चल रहा हूं। ओके, हमेशा ब्लड पहले आता है एट्रियाज में बॉडी से, फिर जाता है वेंट्रिकल्स में, और फिर वापस बॉडी को। रूल ये है, बॉडी टू एट्रिया, एट्री टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल टू बैक टू दी बॉडी। जब राइट और लेफ्ट का आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कोई नहीं है, राइट और लेफ्ट का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इसीलिए जो राइट साइड से ब्लड निकल रहा है, चलो पहले एंट्री की बात करते हैं फिर एग्जिट की करते हैं। राइट एट्रियम के अंदर ब्लड कहां से आ रहा है? देयर आर टू एंट्रीज, मैं 2 एंट्रीज बना रहा हूं यहां पे। द वन कमिंग फ्रॉम डाउन साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाकी सारे के सारे पार्ट से आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर वेना केवा। एंड द अदर पार्ट कमिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड अपर एक्सट्रीमिटीज, दैट इज सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा, वेन आ रही है। राइट एट्री में क्या आ रही है? वेन। और आपको पता है ना, वेन में ऑलमोस्ट एवरी वेन contain deoxygenated blood. These are also like almost every vein of the body. राइट एट्रियम में ये दोनों ब्लड इकट्ठे होके आएंगे, ये राइट एट्रियम से कहां जाएंगे? मैं आपसे कहूं ये राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भी जाएंगे, हो सकता है? नो। क्या ये राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा सकते हैं? नो। राइट एट्रियम से जगह एक बनी हुई। अगला क्वेश्चन, वापस भी तो जा सकता है, जिस वेसल से आया उससे वापस भी तो जा सकता है, बट देयर इज ऑलवेज अ वॉल्व हियर। यहां भी वॉल्व होता है, यहां भी वॉल्व होता है। जो वॉल्व का एक ही फंक्शन है, वॉल्व हमारी बॉडी में कहीं भी उसका एक ही फंक्शन है, प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। वॉल्व का क्या फंक्शन है? प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो, चीज को आगे जाने देगा, वापस नहीं आने देगा। जैसे डोर होता है, डोर में अगर ऐसे अंदर आ रही है कोई चीज, तो जिस तरफ जाना होता है उस तरफ को खुल रहा होता है। जब एक दफा आ जाते हैं तो इट शट्स डाउन। बिल्कुल ऐसे ब्लड अंदर आएगा तो ब्लड इकट्ठा होकर प्रेशर डालेगा, वॉल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग एंड हैपनिंग हैपनिंग, ऐसे चलता ही रहता है सिलसिला। अच्छा, राइट एट्रियम से ब्लड सारा ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन किया प्रेशर से, नीचे आया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से एक ही एग्जिट वेसल है, उसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक। राइट वेंट्रिकल से वेसल का नाम क्या है? पल्मोनरी ट्रंक। नाम से लग रहा है किधर जा रही है? लंग्स। पल्मोनरी का वर्ड आ गया तो एक ही सिस्टम की बात हो रही है, लंग्स की बात हो रही है।
यहां पे जो मैं लंग्स लिख रहा हूं ऐसे करके लंग्स, पल्मोनरी ट्रंक निकलते ही दो में डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड, हमने राइट उस साइड पे बनाई है तो उस साइड पे राइट, लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। इसका मतलब है राइट वाली जाएगी राइट लंग के अंदर, लेफ्ट वाली जाएगी लेफ्ट लंग के अंदर। चली गई लंग से वापस होके किस में पहुंची, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में होती हैं 4 ओपनिंग्स। कितनी होती हैं? 4 ओपनिंग्स। इसका मतलब है 4 वेसल आ रही हैं यहां पे, 1 2 3 एंड 4। ईच वन इज कॉल्ड, नेम सबका सेम है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। कहां से आ रही होंगी नाम से बताओ? 2 from each lung, 2 from the right lung, 2 from the left lung। और चारों अलहदा ओपनिंग लेकर आती है, ये नहीं है कि दो जुड़ के एक बना लेती है, नहीं ऐसा नहीं। जैसे पल्मोनरी ट्रंक एक से दो बनी है ना, तो आपके जहन में शायद आ जाए अच्छा पल्मोनरी वेन भी शायद दो मिलके एक बना के, नहीं, ये सब अपनी सेपरेट एंट्री रखती है। लेफ्ट एट्री में ब्लड आया, सारा इकट्ठा होकर किस पे पहुंचा, बाइकस्पिड वॉल्व, प्रेशर से ओपन हुआ, ब्लड किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ही है, जिस तरह राइट से एक थी लेफ्ट से भी एक ही है जो निकल रही है, उसका नाम है एओर्टा। क्या नाम है? एओर्टा। मैंने आपको एक बात शुरू में बताई, राइट और लेफ्ट के दरमियान आपस में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, इस वजह से जो राइट साइड है वो लंग से डील कर रही है बिल्कुल सेपरेट, जो लेफ्ट साइड है वो बॉडी से डील कर रही है, बाकी बॉडी। इसीलिए जो राइट साइड की सर्कुलेशन है जो जहां जाती है उसको कहते हैं, जो पल्मोनरी ट्रंक से निकल रही है इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो लेफ्ट साइड से निकल रही है इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्योंकि बॉडी के सारे सिस्टम्स में जा रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि राइट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विद पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विद द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड की क्या कहानी है? ये जो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में आ रहा है कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी ट्रंक में डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी राइट लेफ्ट में डीऑक्सीजनेटेड। द ओनली आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, pulmonary artery. How do you define an artery? Not by the definition that contain oxygenated. We define it any vessel which is taking blood away from the heart, that is an artery. इसकी डेफिनेशन ये कर लोगे ना तो इसमें पल्मोनरी आर्टरी भी फिट हो जाएगी, एओर्टा भी आ जाएगी, सारी आर्टरीज फिट हो जाएंगी इस डेफिनेशन। तो हाउ डू वी डिफाइन वेन? अ वेसल कंटेनिंग द ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, चाहे वो इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा या पल्मोनरी वेन। हालांकि पल्मोनरी वेन में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ओनली वेन कंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजनेटेड आ रहा है। लेकिन हमने डेफिनेशन क्या की हुई है, एनीथिंग कमिंग टुवर्ड हार्ट, चाहे वो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा है वो भी वेन है, चाहे पल्मोनरी है वो भी वेन है। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वेंट्रिकल में, एओर्टा में, गुड। ये चैम्बर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, वॉल्व का कॉन्सेप्ट हो गया। एक वॉल्व, दो वॉल्व रह गए यहाँ पे, इसकी बात नहीं हमने की, ये वाला है, यहां पे भी वॉल्व होते हैं। जैसे एंट्रेंस ऑफ द वेसल इनटू द एट्रियम में वॉल्व थे, इस तरह द एग्जिट ऑफ द वेसल फ्रॉम द वेंट्रिकल यहां पे भी वॉल्व होते हैं। ये चारों वॉल्व, ये वाला जो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के साथ है, और ऊपर जो स्पीरियर, यहां भी पल्मोनरी वेन, ये वाले भी सारे, इन सब वॉल की एक ही शेप, एक ही तरह की, उनको कहते हैं सेमी ल्यूनर। क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्स। सेमी ल्यूनर इज ल्यून फॉर मून, सेमी हाफ, तो हाफ मून लाइक शेप होती है। और वैसे मैं आपको समझा दूं, ये जो लिखा है ना ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये सेमी ल्यूनर भी सारे ट्राइकस्पिड ही होते हैं। ये भी नेचर में क्या है? ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड एक ही है हमारे हार्ट में, वो कौन सा वाला है? ये वाला बाइकस्पिड जो लेफ्ट के। बाकी इनकी नेचर भी ट्राइकस्पिड ही है, अब नाम सेमी ल्यूनर लिखा हुआ है तो हम सेमी ल्यूनर कर लेते हैं। ये बात समझ आ गई? इस वॉल्व, ये जो वॉल्व है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान है, इसका एक और भी नाम है एओर्टिक वॉल्व। सेमी ल्यूनर है लेकिन क्या कह रहे हैं? एओर्टिक वॉल्व। तो इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ये नाम भी यूज, मैं नाम ऑल्टरनेटिव भी बता रहा हूँ, इसमें कि परेशान नहीं हो जाना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये बात समझ आ गई? अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, ये तो हो गया हाइपोथेटिकल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एग्जैक्ट देखो,
जस्ट कंसीडर माई हैंड एंड जस्ट हाइपोथेटिकली माई हार्ट, और मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूं आपके सामने, लेफ्ट साइड से दिखा रहा हूं आपको हार्ट, तो ऐसे होता है सेमी इंक्लाइंड, ना ये फ्लैट होता है नीचे बिल्कुल ऐसे, ना ये बिल्कुल स्टैंड अप होता है, ये कैसे होता है? इंक्लाइंड, ओब्लिक शेप जिसको कहते हैं, ऐसे होता है। अच्छा, नाउ कंसीडर पाम ऑफ माई हैंड एज एट्रिया एंड फिंगर एज वेंट्रिकल्स। गौर से बात समझनी है, कॉन्सेप्ट देने लगा। पाम ऑफ माई हैंड एज एट्रिया, फिंगर्स एज वेंट्रिकल। ये ऐसे नीचे नहीं है फिंगर्स, ये हैं। इसका मतलब है वेंट्रिकल किस तरफ ओपन हो रहे हैं? ऊपर की तरफ। एट्रिया ऐसे ही है, एट्रिया से वेंट्रिकल ऐसे नीचे है, लेकिन वेंट्रिकल कैसे है? ऊपर की। इसका मतलब है जब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलेगी और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलेगी, तो एंटी ग्रेविटी निकल रहे होते हैं। कैसे निकल रहे होते हैं? यहां बनाने को मैंने डाउन दी ग्रेविटी बनाई है, क्योंकि मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्चुअल डायग्राम थी समझाने के लिए, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको। यहां तक की थ्योरी सेम है जो डायग्राम में, लेकिन इससे नीचे ये कैसे निकल रही है? ऊपर की तरफ। पल्मोनरी ट्रंक भी ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे निकली, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट गोज इनटू द राइट लंग, लेफ्ट इनटू द लेफ्ट। इस तरह एओर्टा, एओर्टा का देखना, एओर्टा का ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट वैसे लो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कोलन किया था लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या था कोलन? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग। एओर्टा निकल रही है, असेंडिंग एओर्टा। अच्छा, इसमें ट्रांसवर्स नहीं होती, ये गोल होती है, ये ऐसे सीधी नहीं, गोल होती है। असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। बिल्कुल कोलन वाला कॉन्सेप्ट। असेंडिंग एओर्टा, आर्च। अगली बात ये आती है, क्यों अल्लाह ताला ने क्यों इसको एंटी ग्रेविटी रखा? सिंपल रखते हैं, नीचे की तरफ आराम से निकल जाता, ब्रेन को ब्लड पहुंचाने के लिए। ये जो ऐसे आता है, मैं बताता हूँ आपको, कोई आर्च बन रही होती है ना, आर्च एओर्टा की, असेंडिंग आर्च, जैसे आर्च, आर्च से ऐसे तीन वेसल्स निकल रही होती, और तीनों किधर जा रही हैं? ब्रेन को। तीनों ब्रेन की तरफ आ रही होती, नेक, फेस, ब्रेन, इधर आ रही होती। तो एओर्टा से ब्लड पहले ब्रेन को पहुंचाया जाता है, फिर बॉडी को दिया जाता है। इंपॉर्टेंस ब्रेन की बता रहा हूं। अच्छा, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। असेंडिंग, आर्च, डिसेंडिंग। असेंडिंग की भी एक ब्रांच है, जो असेंडिंग की ब्रांच है, दो निकल रही है उसमें, उसका नाम है कोरोनरी आर्टरीज। क्या नाम है? दो निकल रही है, राइट कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी सप्लाई। कोरोनरी का वर्ड जब भी आएगा तो याद रखना हार्ट ही की बात हो रही है। कोरोनरी आर्टरीज किसको ब्लड सप्लाई करती हैं? हार्ट के मसल्स को। हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 72 दफा एक मिनट में, इतनी मेहनत लगनी है उसकी, तो उसको तो सबसे ज्यादा चाहिए भाई, वो तो न्यूट्रिशन के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो वो कहते हैं ना, वो हदीस का मफहूम भी है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले। सेम कॉन्सेप्ट देखो कैसा फिट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग मजदूर है हार्ट जो है हमारी बॉडी का, लंग्स से भी ज्यादा। लंग्स एक मिनट में कितनी दफा कर रहे हैं? 15 दफा, 72 टाइम्स, 4 टाइम्स मोर देन, 5 टाइम्स मोर देन द लंग्स। इतना काम कर रहे हैं और रेस्ट नहीं कर सकता। ये देखो कैसी अजीब बात है। इवन इफ यू आर स्लीपिंग इट कांट रेस्ट, यू आर वर्किंग इट इज वर्किंग ऑटोमेटिकली। आप मतलब डेथ का कॉन्सेप्ट इसके साथ है। तो जब डॉक्टर के पास पेशेंट कोई आता है और नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा होता, उसकी ईसीजी ली जाती है। ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्डर है कि उसको ईसीजी ली जाती है। ईसीजी पे अगर फ्लैट लाइन आ रही हो, देन वी डिक्लेयर हिम और हर एज डेड, क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर रहा। तो देखो इसका पंपिंग रुक नहीं सकती है, कितना क्रिटिकल काम है। तो इस तरह से इस बात को समझो, तो जाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोरोनरी आर्टरी मतलब मैं ऐसे बोल लूं, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द ब्लड इज फर्स्ट गिवन टू हार्ट, देन टू ब्रेन, देन टू बॉडी। असेंडिंग की ब्रांच राइट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा जिसकी 3 निकली, ऊपर ये भी डायग्राम भी दिखाता हूं आपको स्लाइड्स पे, और उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग में पहले थोरैक्स में आती है, डिसेंडिंग थोरैसिक, फिर एब्डोमेन में जाती है, डिसेंडिंग एब्डोमिनल। एओर्टा फिर एब्डोमेन में जाके फर्दर ब्रांचेस निकालना और डिवाइड होना शुरू हो जाती है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? अगली बात सुनो, ये हार्ट के हमने दो कॉन्सेप्ट किए। एक हमने कौन सी वेसल एंटर हो रही है, एग्जिट हो रही है, वॉल्व कर ली है, और अगला मैंने आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताई, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक एंटी ग्रेविटी जाते हैं, और वजह भी बता दी क्यों। दो एक्टिविटी चल रही है हार्ट के अंदर, दो। ऐसा नहीं होता किसी ऑर्गन में, ह्यूमन ऑर्गन में और किसी में ऐसा नहीं होता, इसमें हो रहा है। एक पहली एक्टिविटी है, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और दूसरी एक्टिविटी उसका नाम है मैकेनिकल एक्टिविटी। बेटे यहाँ किसी भी लाइट, कोई लाइट का बटन बंद करो, किसी भी लाइट का, ओके, ऑन करो। द स्विचिंग ऑफ एंड स्विचिंग ऑन ऑफ द बटन इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और उसके रिजल्ट में बल्ब का जलना या बुझना इज मैकेनिकल एक्टिविटी। पहले क्या हुई है? इलेक्ट्रिकल। जब तक बटन स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं करेंगे, बल्ब ऑन ऑफ नहीं होगा, चाहे बल्ब कितना भी पावरफुल है।
आपने 1000 वॉट का बल्ब लगाया हुआ, उससे भी ज्यादा नहीं ऑन हो सकता जब तक उसको करंट नहीं देंगे। हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेगा जब तक उसको करंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है मैकेनिकल? पहले हमेशा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसके बाद मैकेनिकल। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के पार्ट्स कौन से हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू होती है इधर से, एस से नोड जिसका नाम है साइनोएट्रियल नोड। इसको एक और भी काम कहते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर का नाम समझो जरा, पेस मेकर, पेस स्पीड, मेकर बनाने वाला, स्पीड बनाने वाला, स्पीड जनरेट करने वाला। हार्ट का जो 72 दफा वाला कॉन्सेप्ट है ना 1 मिनट में, वो ये है। ये 1 मिनट में 72 दफा इंपल्स फेंकता है। ये बटन है वो वाला जो 1 मिनट में 72 दफा स्विच ऑन हो रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, ऐसे ये लगातार ऑन होता है। तो 72 दफा ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे। अगर इसकी स्पीड में बढ़ा दूं ना 120 पे ले जाऊं किसी तरह, हार्ट 120 दफा कॉन्ट्रैक्ट करे। इसकी मैं डिक्रीज करके 50 पे ले आऊं, हार्ट 50 दफा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डिपेंड्स ऑन दिस बटन। ऐसे नोड से, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पाथवे बता रहा हूं, ऐसे नोड से सारी इंपल्स फैलती है, किस में जाती है? राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझो जरा। अभी मैंने आपको क्या बताया था? राइट और लेफ्ट एट्रियम में आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, ब्लड का कांटेक्ट नहीं है। ये जो इंपल्स ट्रेवल कर रही है ये उसके मसल्स में कर रही है, ये अंदर ब्लड के साथ नहीं है। ये ऊपर कहां है? मसल्स में। हार्ट की 3 लेयर्स के नाम, बाहर अंदर, बाहर से अंदर की तरफ आओ। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब मैं बड़ा आसान समझाता हूं। एंडोकार्डियम इज द लेयर विच डील्स विद ब्लड, डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद ब्लड, सबसे अंदर वाली। तो इसका मतलब है कि वॉल्व जो है, वॉल्व वो कौन सी लेयर में आएंगे? एंडोकार्डियम, ब्लड से कॉन्टेक्ट में। उसके बाद उससे बाहर की तरफ आ रहा हूं, बाहर की तरफ मायोकार्डियम। मायो का नाम ही जहां भी आए मेडिकल साइंस में उसका मतलब मसल्स होता है। मायोकार्डियम मसल्स, उसमें मसल्स आ गए जो मैकेनिकल एक्टिविटी। और कौन आ गया? आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये भी मसल मायोकार्डियम के साथ ही एसोसिएटेड। और फिर पेरिकार्डियम जो पेरी नहीं, एपिकार्डियम जो बाहर की तरफ लेयर। पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम तो एक एक्सटर्नल डबल लेयर स्ट्रक्चर है, इसने हार्ट को इनक्लोज किया हुआ, बिल्कुल जैसे प्लूरा था लंग्स के बाहर, बिल्कुल ऐसे। पेरिकार्डियम इज नॉट द लेयर ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियम इज द लेयर कवरिंग द हार्ट। अगर हार्ट की लेयर हैं तो 3 ही होंगी, एपी, मायो, एंडो, या एंडो, मायो, एपी। एपी इज द लेयर, पेरी इज नॉट। ये मिक्स ना हो जाए, क्लियर कर रहा हूं। ये किस लेयर की बात कर रहे हैं हम? मायोकार्डियम। ये बात समझ आ गई? अब मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया राइट और लेफ्ट एट्रियम में कोई कांटेक्ट नहीं है एंडोकार्डियम में, लेकिन राइट और लेफ्ट एट्रियम पूरी तरह से इन कांटेक्ट है मायोकार्डियम। बात समझ लो। तो ऐसे नोड से निकली, राइट और लेफ्ट एट्रियम में एक साथ फैल गई इंपल्स, सारी इकट्ठी होके एक पे ही आई, उसका नाम था एवी नोड। एवी नोड किसको बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। यहां पे एट्री और वेंट्रिकल के, एंडोकार्डियम में एट्री और वेंट्रिकल के दरमियान क्या लिंक था? वॉल्व्स का। यहां पे क्या लिंक है? नोड का। अच्छा यहां पे ये नहीं है मायोकार्डियम में कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट, नहीं नहीं नहीं, राइट और लेफ्ट एट्रियम इकट्ठे और सारी इंपल्स इकट्ठी होकर एक ही जगह पे पहुंची है, दैट इज एवी नोड। एवी नोड से आगे निकल के मैं नाम लिख देता हूं, बंडल ऑफ हिस। उसके बाद 2 निकलती हैं, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और फाइनली दोनों इकट्ठी होकर एक ही चीज पे आती हैं, परकिंजे फाइबर्स। आपको 3 नाम याद रखने हैं इसमें से, बाकी सारे नाम भी रखो चलेगा, 3 नाम नहीं भूलने। एसए नोड, एवी नोड, परकिंजे फाइबर, ये नहीं भूलना। ये दरमियान वाला बंडल ऑफ हिस, राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच भूल लो, याद रखो तो अच्छी बात है, ना भी रखो तो चलेगा, कोई बात, आसान कर रहा हूं आपके लिए। अब जरा मुझे बताना, जब एसए नोड का बटन दबेगा तो मैकेनिकल एक्टिविटी किसकी होगी? राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। उसको क्या कहते हैं? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कहते हैं एसए नोड जनरेशन, और मैकेनिकल को क्या बोल रहे हैं? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, राइट और लेफ्ट इकट्ठा। अच्छा इसको एक और टर्म है जिसको हम बायोलॉजी में हम याद रखेंगे, एट्रियल सिस्टली। कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? सिस्टली। रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं? डायस्टली। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या टर्म बोल रहे हैं? एट्रियल सिस्टली।
अब मुझे बताओ, पहले एसए नोड जनरेट हुआ या पहले एट्रियल सिस्टली हुई? पहले एसए नोड जनरेट, उसकी वजह से एट्रियल सिस्टली। अच्छा, सारी इंपल्स इकट्ठी होकर कहां पहुंची? एवी नोड, और इसने दिया सारे वेंट्रिकल को। किसको दिया? एंड पे सारा वेंट्रिकल को जा रहा है, परकिंजिया फाइबर तक सारा वेंट्रिकल को जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एवी नोड ने जब इंपल्स आगे भेजी तो वेंट्रिकल क्या किए, तो इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल सिस्टली। बेटे एक बात याद रखना, ये दो चैम्बर्स है ना, ये मैं बना रहा हूं एट्रिया, एट्रिया वैसे तो सेपरेट एंडोकार्डियम में, लेकिन अगर मायोकार्डियम में लूं तो ऐसे हैं। मायोकार्डियम में तो कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट, इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे नोड ने दोनों के इंपल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वेंट्रिकल क्या कर रहे होते हैं? रिलैक्स। ये कभी चारों चैम्बर इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट, इकट्ठे रिलैक्स नहीं करते, याद रखना, ऐसा पॉसिबल भी नहीं। अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड आगे भेजना है तो आगे वाले को रिसीव करने के लिए रिलैक्स होना चाहिए। अगर वो रिसीव करने, सोचो चारों इकट्ठे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, आगे तो कुछ भी नहीं जा रहा है। तो एट्रिया इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो एट्रिया रिलैक्स। अब मैं टर्म्स में बोलता हूं, एसए नोड, एट्रियल सिस्टली, एवी नोड, वेंट्रिकुलर सिस्टली। ठीक बोला? जो एसए और एवी नोड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्लाइटली बिफोर। अगर मैं आपसे पूछूं बटन दबाने में और लाइट ऑन करने में कितना टाइम लगा है? बटन दबाने के बाद लाइट आने में कितना टाइम लगा है? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, फेमटो, कोई जो छोटा से छोटा यूनिट कंसीडर कर लो, दबाते ही आ गया। बिल्कुल इसी तरह एसए नोड के करते ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। मतलब टाइम देखने वाले को तो पता भी नहीं लगेगा ये काम कब हुआ है, लेकिन टाइम डिफरेंस तो है। तो उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट स्लाइटली कम्स बिफोर द मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। स्लाइटली, वो स्लाइटली में टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूं ना टर्म, एट्रियल सिस्टली, वेंट्रिकुलर सिस्टली, और इसके बाद जो अगला फेज आपकी बुक के अकॉर्डिंग है एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टली, दोनों का वैसे आपस की बात ये गलत नहीं है टेक्निकली। क्या एट्रियो वेंट्रिकल इकट्ठे रिलैक्स कर सकते हैं? वो तो हो ही नहीं सकता ना, लेकिन आपकी बुक में उसने इकट्ठा करने के लिए उसको इकट्ठा कर दी। खैर हम उसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो पहले एट्रियल सिस्टली, फिर वेंट्रिकल सिस्टली, फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टली। ये तीनों जो सिस्टली डायस्टली के नाम है, ये है कार्डिक साइकिल के फेजेस। किसके फेजेस हैं? कार्डिक साइकिल के फेजेस। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसे नोड में वेव इंपल्स जनरेशन की वजह से कार्डिक साइकिल का कौन सा फेज हुआ है? ऐसे नोड में जब इंपल्स जनरेट हुई है तो कार्डिक साइकिल के फेज का नाम क्या है? एट्रियल सिस्टली। जब एवी नोड ने इंपल्स जनरेट की है तो कौन से फेज का नाम है? वेंट्रिकल सिस्टली। और इसके बाद होने वाली, अच्छा, रिलैक्सेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, उसके लिए करंट नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है ना? तो उसके लिए सिर्फ इंपल्स जब खत्म होती है तो क्या कर जाते हैं? रिलैक्स कर जाते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ जरा, इनको वॉल्व की ओपनिंग क्लोजिंग से जरा लिंक करते हैं, जो एमडी कैट का सवाल है। अगर एटीएल सिस्टली होगी, अच्छा मैं एक रूल में आपको आसान समझा देता हूं, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी वॉल्व क्लोजिंग ओपनिंग में। किसी भी वॉल्व की पूछिए ना, ये ओपनिंग कब हो रही है, क्लोजिंग, मतलब लिखा हुआ है एवी वॉल्व आर ओपन व्हेन, नीचे लिखा है एटीएल सिस्टली, वेंट्रिकल सिस्टली, डायस्टली। आपको समझिए कुछ नहीं क्या करना, आसान तरीका। किसी भी वॉल्व की जब ओपनिंग करनी है ना, उससे ऊपर वालों को कॉन्ट्रैक्ट करना है, नीचे वालों को रिलैक्स। कॉमन सेंस भी लगाओ ना यार। वॉल्व ये पड़े हुए हैं, जब उनको ओपन करना है वो नीचे की तरफ ओपन होते हैं, तो ऊपर वालों को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट, नीचे वाले रिलैक्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है, इनको मिला के एक और नाम भी देते हैं, मिला के एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कह सकता हूं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, अगर एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो रहे हैं तो सिस्टली किसमें है? ऊपर वाले में कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर वाले में सिस्टली, तो एट्रियल सिस्टली। आपसे क्यों पूछे एवी वॉल्व ओपन कब होते हैं, आप क्या कहोगे? एट्रियल सिस्टली। अब आपसे क्यों पूछे सेमिल्यूनर वॉल्व, सेमिल्यूनर वॉल्व जब भी पूछेगा ना, वो नीचे वाले की बात कर रहे, ऊपर वालों की नहीं कर रहे। इसलिए ऊपर वाला मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैंने बता दिया। अगर आपको सेमिल्यूनर वॉल्व आ जाए ना, आप कंफ्यूज ना हो जाना, इनकी बात हो रही है, इनकी, नीचे वालों की हो रही है, ये पल्मोनरी एओर्टिक वॉल्व की बात हो रही है, आपके लेवल पे यही आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, सेमिल्यूनर वॉल्व कब ओपन होंगे? वेंट्रिकुलर सिस्टली, जब ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करे। अब मुझे अगली बात बताओ, एवी वॉल्व बंद कब होंगे?
जब वेंट्रिकल सिस्टली, जब ये ओपन हो रहे थे तो ऊपर वाले क्या होंगे? बंद। ये तो बड़ा जरूरी है ना। सोचो कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं, ये भी खुल गए, ऊपर वाले भी खुले हुए हैं, तो ब्लड तो काम खराब हो गया। वो आपस में खेल ही जा रहे हैं, उधर ब्लड दे रहा है, उधर दे रहा है, उधर दे रहा है, उधर दे रहा है, आपस में चल रहा है। कोगला छुपा के जो मेरा आता है या जो लगे रहो। बात समझ आ गई आपको कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऊपर वाले बंद, नीचे वाले ओपन। सोचो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो बंद कौन से हो रहे थे? ताकि इनमें ब्लड वापस ना चले जाए। बात समझो, जब कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होता है आगे वाले ओपन होते हैं, पीछे वाले क्लोज। जब कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होता है आगे वाले ओपन होते हैं, पीछे वाले क्लोज। दरवाजा खुलने की आवाज नहीं होती, बंद होने की आवाज होती। कंसीडर दैट दरवाजा इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, जिसके कब्जे हमेशा खराब रहते हैं। हमारे बॉल के कब्जे ठीक होते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं कि दरवाजा खुलने की आवाज नहीं है, बंद करने की आवाज। तो वॉल्व के क्लोज से साउंड आती है, ओपनिंग से नहीं आती। अब मैं साउंड की तरफ शिफ्ट होने लगा, एक और एमडी कैट का सवाल करवाने लगा। लब और डब साउंड, उसकी तरफ आ रहा हूं। तो पहले तो ये रख लो कि अगर आपके लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ओपनिंग, वॉल्व वाला सारा ऑप्शन आउट कर दो। ओपनिंग की वजह से साउंड आती ही नहीं है। साउंड क्या आती है? क्लोजर की वजह से। तो बहुत ही आसान है। पहले कौन से आ रहे हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर। बाद में कौन से आ रहे हैं? सेमिल्यूनर। तो जो पहले वाले क्लोज होंगे तो लब, बाद वाले क्लोज होंगे तो डब साउंड। इसको हम एमबीबीएस में कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड। मैं एक सवाल बनाता हूं, आपने मुझे बताना है। लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड in which of the following phases of cardiac cycle? Ventricular systole. लब साउंड इज प्रोड्यूस क्लोजर की वजह से। अब आपको पता होना चाहिए क्लोजर की वजह से, और ये क्लोज कब होंगे? जब नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट करें। तो लब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टम। अच्छा, डब साउंड कब आएगी? ये कब क्लोज होंगे? जब ये क्या हो रहे होंगे? रिलैक्स। क्यों? वैसे तो कॉन्सेप्चुअली तो हम ये कहना चाहिए अब एओर्टा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पल्मोनरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हमें तो ये कहना चाहिए ना। लेकिन हम तो हार्ट के चैम्बर्स की भी बात करें, तो अगर इसके कॉन्ट्रैक्शन से ऊपर वाले बंद हुए हैं तो इसकी रिलैक्सेशन से नीचे वाले बंद हो, ताकि ब्लड ऊपर से आ जाए। बात समझ आ रही है? तो लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टली एंड डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टली। अगर आप तरतीब से एक ऑर्डर से मेरी बात सुन रहे हो और उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं। मैं एक आसान कॉन्सेप्ट से आपको एक मुश्किल एमसीक्यू पे ले गया, मुश्किल ये भी कुछ नहीं था। लेकिन अगर आपको समझ आ गई है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तब इसमें इंपॉर्टेंट हार्ट में क्या क्या हमने किया क्या है? एक उसका स्ट्रक्चर की बात की जिसमें 3 लेयर्स आई, उसके हमने वॉल्स की बात की। वॉल्स के बाद हमने ब्लड की बात की, कहां से कहां कैसे कैसे मूव करे, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कौन से चैम्बर में, हमने ये बात की। उसके बाद हम कार्डिक साइकिल के 3 फेजेस पे गए, एट्रियल सिस्टली, वेंट्रिकल सिस्टली, एट्रियल वेंट्रिकुलर डायस्टली। और तीसरी हमने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हाँ, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में एक चीज रह गई, ऐसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा सकती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा सकती है, उसका मेथड क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मैकेनिकल नहीं रिकॉर्ड की होती, इलेक्ट्रिकल होती। मैकेनिकल का भी तरीका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, लेकिन स्टिल हम रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये रिकॉर्डिंग आ जाती है। रिकॉर्डिंग समझते, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये भी रिकॉर्डिंग है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। ईसीजी आप सबको पता है, बड़ा फेमस एक वर्ड है। ईसीजी मशीन भी मोस्टली लोगों ने देखी होगी। वो उसके स्पेशल किस्म के होते हैं, नोब्स लगाते हैं, नोड्स उसको कनेक्ट करते हैं, बंदे का लेटा होता है कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर, उसको करने के बाद बटन प्रेस करते हैं, वो पूरी एक्टिविटी 1-2 मिनट के लिए। पेशेंट को कहते हैं आपने बोलना नहीं है इसके दौरान, ताकि वेव्स डिस्टर्ब ना हो। पूरी वेव्स आती हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब ऐसे नोड अपनी वेव जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इसका मतलब मुझे ईसीजी में नजर आना चाहिए ऐसे नोड कैसे काम कर रहा है। तो जो इसकी वेव ईसीजी में बनती है उसका नाम है पी वेव। क्या वेव है? मैं भी बना के दिखाता हूं आपको, पहले मैं नाम बता रहा हूं। जब एवी नोड अपने काम करके इंपल्स आगे वेंट्रिकल में भेजता है तो इससे जो वेव बनती है उसका नाम है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। 3 वेव्स आती हैं, एक नहीं आती।
तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वेव नहीं बोलते। क्या नाम है? QRS कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद जब ये रिलैक्स कर रहा होता है, जो पैसिव है, उसमें कोई मतलब कोई पार्ट तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसमें हम कहते हैं, उसको कहते हैं टी वेव। तीसरा क्या कहते हैं? टी वेव। मैं अब एक और एमसीक्यू फिट करने लगा हूं, कार्डिक साइकिल और ईसीजी को करके मिक्स करके, क्योंकि आपको पता है ना, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फिर मैकेनिकल एक्टिविटी। एट्रियल सिस्टली किस वेव के बाद होगी? पी वेव के बाद, क्योंकि एट्रियल सिस्टली इसकी वजह से आती है, तो पी वेव की वजह से एट्रियल सिस्टली। वेंट्रिकुलर सिस्टली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और आपको देखो जरा, एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए तो एक वेव आई, वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए तो तीन आई। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल का साइज एट्रिया से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर मैं आपको हाथ में इसको बना के दिखाऊं ना, ये एट्रियस है, ये वेंट्रिकल्स, ये एट्रियस है, ये वेंट्रिकल्स, इतने बड़े। और उसमें भी ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में मसल कंटेंट राइट से भी 3 टाइम्स ज्यादा होता है। तो चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट चैंबर कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? वेंट्रिकल। वाई अल्लाह जल्ला शानू हैज गिवन सो मच गुड स्ट्रेंथ टू द वेंट्रिकल? एंटी ग्रेविटी ब्लड भेजना। ऐसे ऊपर की तरफ है ना, एंटी ग्रेविटी, जोर बड़ा लगना है। बॉल को नीचे फेंकने के लिए सिर्फ ऐसे छोड़ना पड़ेगा, जोर नहीं लगेगा। ऊपर करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। तो ऊपर करने के लिए वेंट्रिकल की तरफ पावर लगती है, और वो पावर के लिए मैंने उसको पावर दी हुई है। और पावर क्या है? मायोकार्डियल मसल्स बहुत दिए हुए हैं उसको। अच्छा, राइट और लेफ्ट में से भी लेफ्ट में क्यों दिया हुआ? दोनों ने एंटी ग्रेविटी दिया, लेफ्ट को ज्यादा क्यों दिया हुआ? क्योंकि लेफ्ट ने जिसको भेजना है उसकी पूरी बॉडी है, पहले ऊपर ब्रेन को, फिर नीचे आते हुए टिप ऑफ द टो को, यहां से लेके नीचे तक खून ट्रांसफर करना है उसने। जो राइट ने करना, लंग्स यही पड़े हुए हैं। ठीक है, एंटी ग्रेविटी है, लेकिन यही है, कोई बहुत दूर ब्लड नहीं जाना, यहीं पे घूम फिरना है। तो इसलिए अगेन बात, वजह समझो कि लेफ्ट को भी राइट से ज्यादा क्यों दिया गया। क्योंकि उसने पूरा ट्रेवल, सोचो अगर लेफ्ट प्रेशर जनरेट ही ना करे तो क्या बनेगा? प्रेशर जाएगा ही नहीं आगे। मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट, कितना फर्क है। इधर देखना, प्रेशर लिख रहा हूं, प्रेशर, ब्लड प्रेशर इन डिफरेंट चैम्बर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है आपको बताइए? 120 में, लेकिन वो ब्लड प्रेशर है आर्टरी के अंदर। किसके अंदर? मैं लिखने लगा हूं हार्ट की चैम्बर्स के अंदर ब्लड प्रेशर। जरा देखना, इसका भी आपको पता लगेगा कौन सी वॉल कितनी स्ट्रांग है। ये मैं RALA मिटा रहा हूं समझाने के लिए, गौर से देखना जरा। राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है 5/0। अच्छा, राइट वेंट्रिकल में लिखने लगा हूं 25/0। तो आपको समझ, ये ऊपर वाला क्या होता है? सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक। ऊपर वाला जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है चैम्बर, नीचे वाला जब रिलैक्स कर रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना। 5 से कितना हो गया? नीचे वाला 0 क्यों है? क्योंकि रिलैक्स पूरी तरह से कर जाता है। रिलैक्स है बिल्कुल, गुब्बारे की तरह, बिल्कुल ऐसे रिलैक्स। इधर देखो, इसका फिर उतना ही हो गया। ये गया ना लंग्स में, लंग्स से होता वापस आया वेन, दोबारा उतना हो गया। इसका देखना, जस्ट लुक एट द प्रेशर ऑफ ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, कितना जनरेट करता है। यही 120/0 वाले जब एओर्टा को मिलता है ना, तो एओर्टा में ऊपर वाला तो 120 रहता है, नीचे वाला 80 हो जाता है। क्यों? एओर्टा हार्ट की तरह मुकम्मल रिलैक्स नहीं करती, आर्टरी है, इलास्टिक है, बिल्कुल बिछ नहीं जाती ब्लड के सामने, एक रेजिस्टेंस है इसके अंदर, इसलिए इसका नीचे वाला भी 80 तक ही रहता है। लेकिन हार्ट की चैम्बर है मुकम्मल रिलैक्स करती है, क्योंकि उन्हें ब्लड मुकम्मल लेना, पूरी बॉडी का ब्लड इकट्ठा करना, रिलैक्स करती है। जगह भी छोटी सी है, तो उसी जगह पे करने के लिए मुकम्मल जितनी जगह बना सकते बनाएंगे। ये ओटा बड़ी लंबी है यार, ओटा के पास काफी जगह है, ब्लड अकोमोडेट करती जाएगी आगे, तो हाई प्रेशर रख सकती है वेंट्रिकल में। लेकिन आप सिर्फ सिस्टोलिक का कंपेयर कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल कितना स्ट्रांग होता है, कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। बात समझ आ गई आपको? हार्ट में चारों चैम्बर्स, चारों चैम्बर की एंडोकार्डियल वॉल में कनेक्शन, फिर उनकी मायोकार्डियल वॉल में कनेक्शन। बात समझनी है, गौर सामने की है। एंडोकार्डियल वॉल में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और उसके ब्लड कैसे कहां से कहां जा रहा है, लब और डब साउंड। फिर इसकी मैकेनिकल एक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की कोऑर्डिनेशन, मैकेनिकल एक्टिविटी कार्डिक साइकिल, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ईसीजी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पी वेव, क्यूआरएस वेव, टी वेव। पी वेव कॉजेज एट्रियल सिस्टली, कॉजेज बोल रहा हूं। क्यूआरएस कॉजेज वेंट्रिकुलर सिस्टली,
टी वेव एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टली, अकॉर्डिंग टू योर बुक आइडियल इट इज वेंट्रिकुलर डायस्टली ओनली। एट्रियल डायस्टली तो ईसीजी पे आती ही नहीं है, शो ही नहीं होती, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टली। फिर हमने अगली बात किया कि क्लोजर और वॉल्व कब कब होते हैं। मैंने आपको आसान बताया कि आसान कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा कि क्लोजर और वॉल्व हमेशा होता है पहले ओपनिंग फिर क्लोजर। ओपनिंग होती है ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट नीचे वाला रिलैक्स, और क्लोजर उल्टा है, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट ऊपर वाला रिलैक्स। ऊपर वाले वॉल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर क्लोजर लब साउंड, नीचे वाले वॉल्व सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोजर डब साउंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको?